सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डिसेप्शन के बारे में। ये कहानी है एक अकाउंटेंट की, जिसे एक ऐसे अंडरग्राउंड ग्रुप के बारे में पता लगता है जिस ग्रुप का कोई भी इंसान किसी के भी साथ सो सकता है अपनी हवस मिटाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब इस अकाउंटेंट के सामने क्लब की सच्चाई आती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अकाउंटेंट को देखते हैं जिसका नाम है जोनाथन। वो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रहा है। तभी यहाँ पर एक और एम्प्लॉई आता है जिसका नाम है वाट बॉस। बॉस जब जोनाथन को देखता है तब वो समझ जाता है कि जोनाथन को अपना काम बहुत ही पसंद है। वो उससे बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपने काम में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। तब वो कहता है कि नंबर्स। बचपन से ही नंबर्स मेरे फेवरेट रहे हैं, इसीलिए मुझे काम करने में इतना मजा आता है। बॉस कहता है कि मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं शायद तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब वो जाने लगता है तब जोनाथन उसे रोकता है और कहता है कि मैं भी चलने ही वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इस बात को सुनने के बाद बॉस रुक जाता है और आकर के बैठ जाता है जोनाथन के पास। थोड़ी देर के बाद वो एक जॉइंट निकालता है और कहता है कि क्या तुम फूकना पसंद करोगे? तभी दोनों जॉइंट पीने लगते हैं। जैसे जैसे जॉइंट का असर होना शुरू होता है जोनाथन कहता है कि वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सब कुछ कर रहा है मगर वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहा। कभी कभी वो सोचता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। इन बातों को सुनने के बाद बॉस कहता है कि पिछले 36 मिनट से तुम लगातार बात कर रहे हो। तब ये दोनों हंसने लगते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। जोनाथन अब अपने घर जा रहा है, इसके लिए वो जाता है सबवे स्टेशन पे। तब वहाँ पर उसे एक ब्लॉन्ड लड़की नजर आती है जिसके बैग के ऊपर एस का टैग लगा हुआ है। जोनाथन उसे ही देख रहा होता है। तभी वो जोनाथन से सवाल पूछती है कि क्या ये ट्रेन केराल स्ट्रीट जाएगी, और जोनाथन कहता है कि हाँ। तभी ट्रेन चली आती है और ये दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन अलग अलग कंपार्टमेंट में। इस पूरे समय जोनाथन एस को ही देख रहा होता है। तभी ट्रेन रुकती है और इस नीचे उतर जाती है। तब जोनाथन निश्चय करता है कि वो भी नीचे उतरेगा और उसका पीछा करेगा। लेकिन वो नीचे उतरता उससे पहले लोग अंदर आने लगते हैं उसी दरवाजे से, और थोड़ी देर के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। जोनाथन नीचे नहीं उतर पाता और वो ट्रेन से आगे आने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है अपने घर पे, लेकिन वो अभी भी इसके ख्यालों में खोया हुआ है। वो जब बिस्तर पे सोया होता है तभी उसकी नजर पड़ती है घर के पाइप पे जिससे लीकेज हो रही है। वो ऐसे ही उसे घूरते रहता है और सुबह सुबह पहुंच जाता है दोबारा अपने ऑफिस। जब वो रिपोर्ट को लेकर के जाता है सेक्रेटरी के पास और कहता है कि इसे बॉस तक पहुंचा देना, मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी है। इतना कहने के बाद वो देखता है कि बॉस बाहर ही खड़ा है और वो बात कर रहा है यहाँ के एक लॉयर से। तब वो सेक्रेटरी से पूछता है कि बॉस का ऑफिस कहाँ पे है। वो कहती है कि कौन सा बॉस। लेकिन अब जोनाथन सेक्रेटरी को समझाता उससे पहले यहाँ पर बॉस आ जाता है और ये दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में बॉस उसे इन्वाइट करता है टेनिस खेलने के लिए। तब जोनाथन भी चला जाता है। ये दो अलग अलग टीम में खेल रहे होते हैं। इनके टीम में एक एक लड़कियां हैं। जैसे ही खेल खत्म होता है जोनाथन हार जाता है। बाहर आते समय बॉस उससे पूछता है कि तुम कौन सी कंपनी का रैकेट इस्तेमाल करते हो। तब जोनाथन उसे दिखाता है और कहता है कि ये कंपनी मुझे अब पसंद नहीं है, मैं जल्दी ही अपने रैकेट को बदलने वाला हूँ। तो बॉस उसे लेकर के आ जाता है अपने घर और कहता है कि हम यहाँ से सीधे एक क्लब में जाने वाले हैं। जोनाथन कहता है कि मैं कपड़े लेकर के नहीं आया। तो बॉस उसे कपड़े देता है। कपड़ों को देखते ही जोनाथन समझ जाता है कि ये कपड़े बहुत ही महंगे हैं, लेकिन बॉस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुम इन्हें रख सकते हो। जोनाथन कपड़ों को पहनता है और रात में ये लोग पहुंच जाते हैं एक स्ट्रिप क्लब में जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। आज पहली बार जोनाथन को इतना ज्यादा अटेंशन मिल रहा होता है लड़कियों से। ये लोग बहुत देर तक एंजॉय करते हैं और वापस आने लगते हैं घर पे, और अगले दिन दोबारा इनकी मुलाकात होती है ऑफिस के बाहर। तब ये दोनों एक साथ लंच करते हैं। लंच के समय जब फोन बजता है तब दोनों अपना अपना फोन बाहर निकालते हैं। बॉस कहता है कि मेरा कॉल आया है। तब जोनाथन अपने फोन को रख देता है टेबल पे। बॉस थोड़ी देर बात करता है और जोनाथन को कहता है कि मुझे लंदन जाना पड़ेगा बिजनेस मीटिंग के लिए, मैं थोड़े दिनों तक अब तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है और जोनाथन चला आता है अपने ऑफिस में। जब वो एलिवेटर में होता है तभी उसका भी फोन बजता है। जब वो फोन उठाता है तब उधर से कोई भी आवाज नहीं आती। उसके बाद वो अपने फोन को ध्यान से देखता है। तब जोनाथन को एहसास होता है कि उसका फोन एक्सचेंज हो गया है बॉस के फोन से। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वो वॉइसमेल छोड़ता है बॉस को कि इनका फोन एक्सचेंज हो चुका है। इतना कहने के बाद वो घर आता है और सबसे पहले पाइप के लीकेज को ठीक करवाता है। तभी उसे दोबारा उसी नंबर से कॉल आता है जिस नंबर से उसे दिन में कॉल आया था। कॉल पर एक लड़की होती है जो जोनाथन को कहती है कि क्या तुम 1 घंटे में आ सकते हो होटल में। जोनाथन कहता है कि तुम शायद गलत समझ रही हो, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त जोनाथन। वो लड़की कहती है कि बस 1 घंटे में आकर के मुझे होटल में मिलो। वो लोकेशन भेजती है। तब जोनाथन भी चला जाता है उस होटल में। वो लड़की उसे लेकर के जाती है एक कमरे। जोनाथन अभी कुछ बोलता उससे पहले वो अपने कपड़े उतारने लगती है। तब जोनाथन कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बॉस नहीं हूँ, हमारा फोन एक्सचेंज हो गया था। वो लड़की कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पास में आकर के किस करने लगती है जोनाथन को। तब जोनाथन भी अपने आप को नहीं रोक पाता। वो बहुत दिनों के बाद किसी लड़की के साथ है। देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और सुबह होते ही जोनाथन यहाँ से निकल जाता है। जब वो ऑफिस की तरफ जा रहा होता है तभी उसे कॉल आता है बॉस का। तब जोनाथन उसे पूरी बात बताता है कि कल उसके साथ क्या हुआ। फोन एक्सचेंज होने के बाद उसे एक लड़की ने होटल में बुलाया
और वो उसके साथ इंटीमेट हुआ। इन बातों को सुनने के बाद बॉस कहता है कि क्या तुम्हें मजा आया? तब जोनाथन कहता है कि हाँ। तो बॉस कहता है फिर ऐसे ही करते रहो, जब तक मैं नहीं आता तब तक मजे लेते रहो। इन बातों को सुनने के बाद अब जोनाथन चला जाता है ऑफिस में और पूरे समय उसी के बारे में सोच रहा होता है। तब वो कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। तब वो एक नंबर पे कॉल करता है। तब एक लड़की फोन उठाती है। वो उसे कहता है कि क्या आज रात तुम मुझसे मिलना चाहोगी? और वो हाँ कह देती है। तब जोनाथन एक होटल का लोकेशन बताता है और पहुंच जाता है रात में होटल में। वो देखता है कि जिसे उसने कॉल किया था वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी महिला है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इसलिए जोनाथन अपनी डेट को कैंसिल नहीं करना चाहता। वो उसके पास जाकर के बैठ जाता है और ये लोग बातें करने लगते हैं। वो महिला समझ जाती है कि जोनाथन इस मामले में नया है, वो पहली बार इस क्लब में शामिल हुआ है। तब वो नियम कानून बताने लगती है। कहती है कि सबसे पहला नियम है कि कोई भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा और ना ही गाली गलौज करेगा। उसके बाद कोई भी किसी का नाम नहीं पूछेगा और ना ही उसके बिजनेस के बारे में कोई भी पर्सनल जानकारी एक्सचेंज नहीं होगी और ना ही नंबर। और आखिरी नियम है कि जिसने कॉल को इनिशिएट किया है रूम का किराया वही भरेगा। वो बताती है कि ये ग्रुप बहुत एलीट लोगों के लिए है, वो लोग जो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बिजी हैं अपने आप को बेहतर बनाने में, और इस चक्कर में उनकी सोशल लाइफ खराब हो चुकी है। फिर भी वो जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं और हमेशा नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस ग्रुप को बनाया गया है कि जब भी कोई फ्री हो वो दूसरे को कॉल करे और वो सिर्फ वही करे जिनमें उन्हें मजा आता है और कोई भी किसी को जज ना करे। जैसे ही रात खत्म वैसे ही बात भी खत्म। फिर ये दोनों चले जाते हैं कमरे में और जोनाथन इस औरत के साथ भी इंटीमेट होता है। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। जोनाथन हर रोज एक नई लड़की को कॉल करता है और ये लोग इंटीमेट होते हैं। जोनाथन की जिंदगी अब पूरे तरीके से बदल चुकी है। जैसी जिंदगी के बारे में उसने ख्वाबों ख्यालों में सोचा था वो वैसे ही जिंदगी बिता रहा है। एक दिन जब वो मार्केट में होता है तभी वो उसी बूढ़ी महिला को देखता है एक मैगजीन में। वो फोर्ब्स मैगजीन के कवर पे होती है। इस चीज को देखने के बाद जोनाथन को बहुत ही प्राउड फील होता है कि वो एक ऐसी महिला के साथ सोया है जो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। वो इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखता है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है एस से। वो भी इसी क्लब की मेंबर है। जब ये दोनों कमरे में जाते हैं तब एस अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, लेकिन जोनाथन एस को पसंद करता है। जैसे वो बाकी लोगों के साथ इंटीमेट हुआ वैसे वो एस के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता, इसीलिए वो उसे रोक देता है और कहता है कि मैं पहली मुलाकात में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। तब एस सोच में पड़ जाती है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए डिनर ऑर्डर कर सकता हूँ? तब एस मान जाती है। कमरे में ही ये दोनों डिनर करते हैं। जोनाथन नियमों को तोड़ रहा है। वो अपनी सारी पर्सनल जानकारियां बता रहा है इसको। तब एस कहती है कि मेरा नाम गेस करो, लेकिन जोनाथन उसका नाम गेस नहीं कर पाता। खाना खाने के बाद कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे जगह पर नहीं, एक प्रॉपर अच्छे जगह पे जहाँ पर हम दोनों डेट पर जाएं। इन बातों को सुनने के बाद एस कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी और सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही जोनाथन जगता है उसे बॉस का कॉल आता है। बॉस कहता है कि कैसे चल रहा है मामला। वो बताता है कि मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला, लेकिन इसी बीच मेरी मुलाकात हुई एक ब्लॉन्ड लड़की से जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं उसके साथ कैजुअल हुकअप नहीं करना चाहता। अब जोनाथन हमेशा इसके बारे में ही सोच रहा होता है चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन इस बीच क्लब की बहुत सारी लड़कियां उसे कॉल करती हैं और होटल में बुलाती हैं, मगर वो सबको मना कर देता है। तभी उसे कॉल आता है इसका। वो उसे चाइना टाउन में बुलाती है डिनर के लिए। जोनाथन खुश हो जाता है और रात में ही पहुंचता है चाइना टाउन। जब एस उसे देखती है तो वो भी खुश हो जाती है और गिफ्ट के रूप में एक स्कार्फ देती है। तब ये दोनों डिनर करने लगते हैं। तब जोनाथन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो उसे वॉकिंग डक देता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। जैसे ही ये लोग होटल से बाहर आते हैं एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। तब जोनाथन पास वाले कमरे को बुक कर लेता है और अंदर जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तब एस कहती है कि मैं नीचे जा रही हूँ आइस लेने के लिए। जोनाथन कहता है कि तुम कमरे में ही रहो, मैं आइस लेकर के आता हूँ। वो बाहर जाता है और थोड़ी देर के बाद आता है आइस लेकर के, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है देखता है कि उसका दरवाजा नहीं खुल रहा। तब वो बार बार आवाज देता है इसको, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। तब वो दोबारा ट्राई करता है और इस बार खुल जाता है दरवाजा। अंदर जाते ही वो देखता है कि हर तरफ खून के धब्बे हैं और एस गायब है। वो उसे बाथरूम में भी ढूंढता है। जब वो कहीं भी उसे नजर नहीं आती तब वो परेशान हो जाता है। इसी बीच हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो आकर के सीधा सर पे वार करता है जोनाथन के। तब जोनाथन बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। बहुत देर के बाद उसे होश आता है। होश आते ही वो परेशान हो जाता है और भागते हुए नीचे पहुंचता है काउंटर पे और पुलिस वालों को बुलाता है। तब यहाँ पर आती है डिटेक्टिव रूसो। वो पूरे कमरे की शनाख्त करती है। उसे कहीं भी खून का कोई भी धब्बा नहीं मिलता। उनमें से किसी को भी जोनाथन की कहानी पर भरोसा नहीं है, फिर भी वो ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं। जोनाथन कहता है कि मैं यहाँ पर एक लड़की के साथ आया था। रूसो कहती है कि हमें उसका नाम और एड्रेस बताओ। तब जोनाथन कहता है कि मुझे नहीं पता। रूसो कहती है कि हमने पूरे कमरे की तलाशी ली है, कहीं पर कोई भी खून का धब्बा नहीं था। हमें जो खून मिला है
वो सिर्फ तुम्हारा खून अंदर मिला है। हमने यहाँ के रिसेप्शन पर भी बात की, उनका कहना है कि तुम यहाँ पर अकेले अंदर आए थे। इतना कहने के बाद रूसो अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर तुम्हें बाद में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। जोनाथन अपने घर वापस आ जाता है और चला जाता है शावर में। शावर से निकलने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि उसके घर की चीजें इधर उधर हो चुकी है। उसे शक होता है कि उसके जाने के बाद उसके घर के अंदर कोई आता है। वो तुरंत लैंडलॉर्ड को बुलाता है और कहता है कि मेरे सारे के सारे लॉक्स को बदल दो। तब लैंडलॉर्ड बदल देता है। वो तुरंत कॉल करता है बॉस को और पूरी बात बताता है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ और चला जाता है ऑफिस जाने के बाद वो हर तरफ बॉस को ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं भी उसे बॉस नजर नहीं आता। वो सबसे पूछता है कि बॉस कहाँ है। तब किसी को कुछ भी पता नहीं होता बॉस के बारे में। वो जाता है यहाँ के सुपरिटेंडेंट के पास और उसे बॉस का कार्ड दिखाता है कि बॉस यहीं पर काम करता है और उसका हुलिया भी बताने लगता है। लेकिन सुपरिटेंडेंट कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तभी उसकी नजर उस आदमी पे पड़ती है जिसके साथ बॉस उस दिन बात कर रहा था। तब वो उसे पूछता है बॉस के बारे में। वो आदमी कहता है कि मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। वो कहता है कि उस दिन आप उसके साथ हंस रहे थे। वो आदमी कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और मैं सबको जोक सुनाता हूँ। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। जोनाथन बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो भागते हुए जाता है उसी घर पे जहाँ पर बॉस उसे लेकर के गया था और कपड़े दिए थे। जब वो जाकर के दरवाजा खटखटाता है तब एक बूढ़ी महिला दरवाजा खोलती है। जब जोनाथन उससे बॉस के बारे में पूछता है तब वो कहती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहता, ये घर मेरा है बहुत सालों से। अब जोनाथन का दिमाग काम नहीं कर रहा। वो समझ जाता है कि बॉस ने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला है। वो घर वापस आ जाता है। वो जैसे ही शावर से बाहर आता है देखता है कि बॉस उसके बिस्तर पर बैठा है। बॉस कहता है कि यस मेरे पास है। अब मैं जैसा कहता हूँ मेरी बातों को सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कंपनी से मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुराओ और उसे ट्रांसफर करो मेरे अकाउंट में। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पहले मैं इसको मारूंगा। उसके बाद भी तुमने चालाकी करने की कोशिश की तब तुम भी मरोगे। इतना कहने के बाद वो बंदूक तान देता है जोनाथन पे। जोनाथन अब समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। उसे पता चल गया है कि वो बुरी तरीके से फंस चुका है। अगर उसने कुछ भी किया तब बॉस इसको मार देगा। वो इसी उधेड़-बुन में पहुंचता है अपने ऑफिस। तभी उसे एक लड़की कॉल करती है जिसका नाम है टीना और एक होटल में बुलाती है। जोनाथन इस मौके को नहीं गंवाना चाहता क्योंकि अगर वो इस क्लब के किसी भी मेंबर से मिलेगा तब कहीं उसे पता लग जाए बॉस के बारे में। वो जल्दी से पहुंच जाता है होटल रूम में। जैसे ही टीना उसे देखती है कहती है कि शायद मैंने गलत नंबर दबा दिया, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही। इतना कहने के बाद वो कपड़े पहनने लगती है। तब जोनाथन उसे रोकता है और कहता है कि तुम जिस आदमी को एक्सपेक्ट कर रही थी उसका नाम क्या है। टीना कहती है कि मैंने उस आदमी के लिए नियम तोड़ा है। हम लोग एक पार्टी के दौरान मिले थे। उसका नाम है जेमी जेस। वो एक बहुत ही स्मार्ट आदमी है। आप जब उसके साथ होते हो तब आप चकाचौंध हो जाते हो। उसे पता है कि किसको कैसे कंफर्टेबल करना है। उसने मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया था, इसीलिए मैंने नियमों को तोड़ा और उसे दोबारा कॉल किया। इतनी जानकारी काफी है जोनाथन के लिए। वो वापस आता है और इंटरनेट पे सर्च करने लगता है जेमी के बारे में। तब उसे पता लगता है कि जेमी नाम का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था जो अब जिंदा नहीं है। वो तुरंत कॉल करता है पुलिस वालों को और उनसे जानकारी मांगता है जेमी। तब वो लोग उसे फैक्स भेजते हैं जिसमें जोनाथन को पता लगता है कि जेमी एक बार जेल जा चुका है, वो भी इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए। अब जोनाथन डरने लगता है। वो समझ चुका है कि आदमी बहुत ही खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकता है। इसने पूरे सरकार को धोखा दे रखा है। वो घर आकर के इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कि पाइप फिर से लीकेज हो रहा है। वो तुरंत कॉल करता है लैंडलॉर्ड को। तब लैंडलॉर्ड कहता है कि वो वेडनेसडे को इसे ठीक कर देगा। तभी बॉस दोबारा कॉल करता है जोनाथन को और बताता है कि समय बीतते जा रहा है, तुम्हें जल्दी ही काम को पूरा करना पड़ेगा। जोनाथन कहता है कि वो इसी बारे में सोच रहा है। तभी अगले दिन उसे रूसो बुलाती है एक मुर्दाघर और कहती है कि जैसी लड़की का तुमने हुलिया बताया था हमें एक वैसी ही लाश मिली है। उसे लगता है कि बॉस ने इसको मार दिया, लेकिन वो जैसे ही लड़की का चेहरा देखता है उसे पता लगता है कि ये एस नहीं है। लेकिन इस लड़की को भी जोनाथन जानता है क्योंकि वो इसके साथ सो चुका है थोड़े समय पहले। इस लड़की के गले को किसी वायर से काटा गया है, जैसा वायर किसी रैकेट में होता है। इस चीज को देखने के बाद जोनाथन डर जाता है क्योंकि उसके पास भी एक रैकेट था जिसके बारे में बॉस जानता था। वो भागते हुए पहुंचता है अपने अपार्टमेंट और सबसे पहले अपने रैकेट को ढूंढता है। वो देखता है कि उसका रैकेट गायब हो गया है, लेकिन रैकेट के डब्बे में कुछ तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में जोनाथन इंटीमेट हो रहा है उस लड़की के साथ जिसकी मौत हो गई। जोनाथन समझ जाता है कि बॉस उसे फंसाना चाहता है, वो भी मर्डर केस में। वो यहाँ से निकल करके जाता है सबवे। तभी उसकी मुलाकात होती है बॉस से। बॉस कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है, आज के आज सारे पैसों को ट्रांसफर करो। तुम जैसे ही ऑफिस पहुंचोगे तुम्हें सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तब जोनाथन चला जाता है ऑफिस। उसे वहाँ पर एक पार्सल मिलता है जिसमें एक बैंक अकाउंट के डिटेल्स है, लेकिन इस अकाउंट को बॉस ने खोला है जोनाथन के नाम पे। तब जोनाथन एक एक करके सारे पैसों को ट्रांसफर करने लगता है। तभी उसके फोन पे बॉस तस्वीर भेजता है इसकी, जिसके चेहरे पर टेप लगा हुआ है। तब बचे हुए पैसों को भी जोनाथन ट्रांसफर कर देता है। तब उसे एक और तस्वीर मिलती है और तस्वीर के बाद एक संदेश लिखा होता है कि ये उसी के अपार्टमेंट में है। इस संदेश को देखने के बाद जोनाथन भागते हुए पहुंचता है अपने अपार्टमेंट, लेकिन जब वो लिफ्ट में होता है तब वो दोबारा तस्वीर को देखता है। वो उसी तस्वीर को देखता है जिस तस्वीर में उसने इसको बांध करके रखा है। उसे ध्यान से देखने के बाद पता लगता है कि इसमें पाइप क्लीन है, उसमें कोई भी लीकेज नहीं है। तभी उसका फ्लोर आ जाता है।
वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है, यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को बोस दूर से देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि अब जोनाथन की मौत हो गई, अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जोनाथन के साथ सारे के सारे सबूत भी खत्म हो गए। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव रूसो भी आती है। वो सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखती है। वहीं दूसरी तरफ अब बोस अपने आप को तैयार कर रहा है पूरी तरीके से जोनाथन के रूप में ढालने के लिए। वो उसकी तरह हेयर स्टाइल बनाता है, कपड़े पहनता है और अंत में उसकी तरह ग्लास भी पहन लेता है और जाता है एक दूसरे अपार्टमेंट में। यहीं पर हम एस को देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों पार्टनर्स हैं और दोनों ने एक साथ मिलकर के बेवकूफ बनाया है जोनाथन को। बोस एस को कहता है कि जोनाथन का भी काम तमाम हो गया, अब हम लोग सुरक्षित है, हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन ये जब इस बात को सुनती है तब वो गुस्सा हो जाती है बोस पे और कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा। तब बोस समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं पसंद करती थी जोनाथन को, इसीलिए उसे इतना बुरा लग रहा है। बोस इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगले दिन वो एस को लेकर के पहुंचता है बैंक पैसों को निकालने के लिए। लेकिन वो जैसे ही मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर कहता है कि जिस आदमी ने इन पैसों को ट्रांसफर किया था उसने एक क्लॉज लगा करके रखा है यहाँ पर, उसके भी सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, एक आदमी के सिग्नेचर से ये पैसे नहीं निकलेंगे। इन बातों को सुनने के बाद अब बोस परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जोनाथन ने उसे धोखा दिया है। अब बोस पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। वो जब बाहर आता है तो देखता है कि एस गायब है। तब वो जाने लगता है बैंक से बाहर। तभी उसका फोन बजता है। वो जैसे ही कॉल उठाता है उसे जोनाथन की आवाज सुनने को मिलती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जोनाथन पीछे ही खड़ा है। वो बॉस को कहता है कि अगर तुम्हें पैसे निकालने हैं तो मैं सिग्नेचर करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा भी चाहिए। मैंने टोटल $40 मिलियन ट्रांसफर किए थे, मुझे $20 मिलियन चाहिए। तब बॉस मान जाता है। ये दोनों अंदर जाते हैं, सिग्नेचर करते हैं और सारे पैसों को निकाल लेते हैं। दोनों के हाथ में एक एक ब्रीफकेस है, यानी कि दोनों में $20 मिलियन है। जब ये लोग बाहर आते हैं तब बॉस कहता है कि आखिर तुमने इस गुत्थी को सुलझाया कैसे। जोनाथन कहता है उस तस्वीर की मदद से। जब मैंने इसकी तस्वीर देखी उसमें पाइप बिल्कुल क्लीन था, लेकिन सुबह में ही मैंने लैंडलॉर्ड से बात किया था लीकेज के बारे में। तब उसने बोला था कि वो वेडनेसडे को पाइप को ठीक करवाएगा। मैं समझ गया कि यह तस्वीर बहुत पहले की है, इसीलिए मैंने अपने दरवाजे को नहीं खोला। ये दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं। बात करते करते बॉस लेकर के जाता है जोनाथन को यहाँ से दूर, एक वीरान जगह पे। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि मैं अपने पैसे किसी को नहीं देता। लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले पीछे से गोली चल जाती है बॉस पे। तब हमें पता लगता है कि इसने गोली मार दिया बॉस को और यहीं पर बॉस की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब जोनाथन इसके पास जाता है तब वो उसे नजर भी नहीं मिलाती और यहाँ से जाने लगती है। तब जोनाथन भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो बात करने की कोशिश करता है इससे। वो इसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे साथ रहो, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। इस कहती है कि नहीं, मैं इन सबसे दूर जाना चाहती हूँ, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। इतना कहने के बाद वो कैब में बैठ करके निकल जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने आता है कुछ महीनों बाद का दृश्य। हम जोनाथन को देखते हैं स्पेन में। जब एक दिन रास्ते पर जोनाथन जा रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है इस पे, जो उसे देख करके मुस्कुरा रही है। जोनाथन समझ जाता है कि इस यहाँ पर सिर्फ उसी के लिए आई है, यानी कि अब से ये दोनों एक साथ रहेंगे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।